हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्वेता जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज इतिहास विभाग से आज मैं लेकर आई हूँ सेमेस्टर 3 का जो आपका पेपर है, सल्तनत काल का जो पेपर है दिल्ली सल्तनत का, उसी में शहरीकरण और वाणिज्य और व्यापार की क्या व्यवस्था थी और उसमें क्या प्रगति हुई, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, वाणिज्य व्यापार और शहरीकरण के उदय और उसके विस्तार के बारे में लिखें। शहरीकरण भारत में होने वाली कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में नगरीकरण अथवा शहरीकरण भारत की एक पुरातन प्रक्रिया है। पहली नगरीकरण हड़प्पा काल में और दूसरी ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुई थी। गोरी आक्रमण के समय नगरीय अर्थव्यवस्था का ह्रास हो रहा था। नगरों की संख्या कम एवं उसका आकार छोटा था। डी.डी. गोस्वामी के अनुसार राजधानी भी तंबुओं का एक ऐसा शहर था जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करती रहती थी। आर.एन. शर्मा ने भी पुरातात्विक आधार पर शहरों के ह्रास का समर्थन किया है। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना के तुरंत बाद यह स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ। पुरातात्विक साक्ष्य और सिक्कों के अध्ययन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सल्तनत काल में शहरों का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत की स्थापना के फलस्वरूप हुए आर्थिक परिवर्तनों ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो इससे पूर्व की व्यवस्था से श्रेष्ठ थी। ये परिवर्तन इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हें नगरीय क्रांति या ग्रामीण क्रांति के द्वारा कहा जाता है। शहरीकरण वस्तुतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक क्षेत्र विशेष का ग्रामीण स्वरूप क्रमशः लुप्त होता जाता है और उसमें बसने वाले अधिकांश लोग गैर कृषक ही होते हैं तथा वे नियमित रूप से अपने खाने का सामान खरीदने लगते हैं। सल्तनत कालीन स्रोत नगरों के विकास की पुष्टि करते हैं। इन स्रोतों में दिल्ली, मुल्तान, अहिलवाड़ा, खंभात, कड़ा, लखनौती, दौलताबाद और लाहौर जैसे नगरों का भी उल्लेख मिलता है। इब्न बतूता 1330 ईस्वी में दिल्ली को पूर्वी इस्लामिक साम्राज्यों में आकार और जनसंख्या में सबसे बड़ा शहर बतलाता है। यानी कि इब्न बतूता जब भारत आया था तो वह दिल्ली को आकार और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर बताने लगा था। इस काल में कुछ नए शहर भी अस्तित्व में आए, जैसे राजस्थान में झाइन, लेकिन इन सारी चीज़ों से यह स्पष्ट पता चलता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया तुर्कों के आने के बहुत पहले से ही तेज हो गई थी, मगर तुर्कों ने इसमें सिर्फ एक गति प्रदान की। सल्तनत काल में इतने शहरी केंद्रों का विकास हुआ जिसकी संख्या देखकर आश्चर्य होता है। अबुल फजल ने 3200 कस्बों की गिनती की है। वास्तव में इस काल के अधिकांश शहरों का समकालीन स्रोतों से इक्ता मुख्यालयों के रूप में वर्णित किया गया है। किसानों से भूमि कर नगद रूप से वसूला गया, जिससे किसान खेतों पर ही अपना अनाज बेचने को मजबूर हो गए। व्यापारी गणों ने शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार का सिलसिला शुरू कर दिया। तुर्की शासक वर्ग की विलासिता की सामान की पूर्ति के लिए अप्रवासी कुशल कारीगरों ने कई तकनीकों का प्रयोग भी किया। समय के साथ भारतीय कारीगरों ने भी नए शिल्पों के विषय में भी कुछ न कुछ उन्होंने भी सीखा। सल्तनत कालीन नई व्यवस्था ने नगरों में स्थित शासक वर्ग
ने लगभग संपूर्ण कृषि उत्पादन के जो बचा हुआ कृषि उत्पादन का जो बचा हुआ भाग था उस पर अपना अधिकार कर लिया था। ग्रामीण मध्यम वर्गों का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा घट गया था। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक व्यापार का विकास हुआ। यह व्यापार दो प्रकार का था, पहला स्थानीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। स्थानीय व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता थी वस्तुओं का एक ही दिशा में प्रवाह होना। इसका प्रमुख कारण भूमि कर का नकद भुगतान था, यानी कि भूमि कर जो नकद रूप से भुगतान किया जाता था, तो स्थानीय व्यापार में जो है इसी नगद भुगतान के कारण लोग जो है खरीद फरोख्त कर पाते थे। इस व्यापार की मात्रा तो बहुत अधिक थी, लेकिन मूल्य बहुत कम था, क्योंकि जो खरीदते थे उनके पास तो नकद आ जाता था, लेकिन जो बेचते थे उनके पास बहुत कम ही नकद आता था। इसीलिए इस व्यापार की मात्रा तो बहुत अधिक थी, लेकिन मूल्य बहुत कम प्राप्त होता था। अंतर्जातीय व्यापार मुख्यतः विलासिता की वस्तुओं का था। अंतर्राज्यीय यानी अंतर्राज्यीय का मतलब हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य जो हम जो है करते थे व्यापार, उसमें विलासिता की वस्तुएं ज़्यादा आती थी, जो उच्च वर्ग के लोग उसको व्यवहार करते थे, अतः उनका मूल्य भी अधिक हो जाता था। जैसे कि दिल्ली में शराब, कोल अलीगढ़ से, मलमल देवगिरी से, पान मालवा से आता था। व्यापारी अपनी सुरक्षा और सुविधा के अनुसार काफिले बनाकर यात्रा करते थे। बड़े बड़े व्यावसायिक नगर भी बन गए थे। विभिन्न प्रांतों और प्रदेशों की राजधानियां व्यापारिक केंद्रों की प्रमुख केंद्र थे। व्यापारिक वस्तुओं पर कर प्राप्त करने के लिए देश के भीतर अनेक स्थानों पर व्यापारिक चौकियां भी बनाई गई थीं। मजदूर व्यापारियों को कर्ज देते और ब्याज भी वसूल करते थे। व्यापारिक सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी, ऊंट, रथ, इक्के और नावों का प्रयोग किया जाता था। सल्तनत काल में लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर, ठट्टा, देवल, अहिलवाड़, सतगांव, सोनारगांव, आगरा और बनारस प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ये सभी नगर एक दूसरे से अनेक मार्गों द्वारा आपस में जुड़े थे, साथ ही देश के अन्य भागों में इनका संपर्क था। सल्तनतकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं का आयात किया जाता था, जिनमें घोड़ा सबसे ज़्यादा आयात किया जाता था। अरब देशों, तुर्किस्तान, खाड़ी देशों से जल और थल मार्ग से घोड़ों का आयात किया जाता था। ईरान और ट्रांस ऑक्शियाना से हथियार मंगाए जाते थे। इब्न बतूता अपने साथ ऊँटों पर तीर लाद कर लाया था। इब्न बतूता जो आया था भारत, वो अपने साथ ऊँटों पर तीर भी लाद कर ले आया था। चीन, मिस्र, इराक आदि में दासों का व्यापार भी होता था। इसके अलावा मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में ऊनी वस्त्रों को विदेशों से भी मंगाने का उल्लेख मिलता है। अंगूर, अंजीर, सूखे मेवे, तरबूज आदि का आयात ईरान, ख्वारिज्म, बुखारा आदि से होता था। इन वस्तुओं के अतिरिक्त तांबा, चांदी, ऊंट, जैतून का तेल, गुलाब जल, खजूर और सीसा आदि का भी आयात किया जाता था। भारत से लोहा और हथियार, सूती वस्त्र, शक्कर, नील, जड़ी बूटी और मसाले, फल आदि का भी निर्यात होता है। ताजुल मासिर में भारत में बने खंजर की बहुत प्रशंसा की गई है। खाड़ी के देशों में भारत से बना हुआ सूती कपड़ा ही पहना जाता था। शक्कर और मिश्री का निर्यात सिंध के रास्ते अनेक अरब देशों को होता था। भारतीय नील बगदाद के मार्ग से इटली भेजा जाता था, यानी नील को भी बगदाद के मार्ग से इटली भेज दिया जाता था। नींबू और संतरे जैसे फल अरब के रास्ते यमन, इराक और सीरिया जाते थे। इन वस्तुओं के अतिरिक्त हीरे, कागज, पुस्तकें, चंदन, अफीक, काला नमक, पान, सुपारी, हाथी के दांत, गैंडे के सींग, मोर,
केसर, कस्तूरी आदि का भी निर्यात किया जाता था। तो स्टूडेंट, इन सब से हम पता चल जाता है कि सल्तनत काल में नगरीय अर्थव्यवस्था के विकसित होने से व्यापार और वाणिज्य में प्रगति हुई। आंतरिक व्यापार बहुत ही मजबूत हो गया। विदेशी व्यापार संतुलन भारतीय पक्ष में था। व्यापारिक वर्ग की स्थिति अच्छी हो गई थी। इस काल में व्यापार से बढ़कर कोई और व्यवसाय नहीं था। तो ये था आज का वीडियो, जिस पे मैंने वाणिज्य, सल्तनत काल के वाणिज्य, व्यापार और शहरी क्षेत्रों का उदय किस प्रकार से हुआ और उनका विकास कैसे हुआ, इस पर मैंने आज चर्चा की है। आगे मैं और भी वीडियो डालते रहूँगी। तब तक के लिए